प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको आप मौर्योत्तर काल के नाम से जानते हैं। मौर्योत्तर काल। और इस चैप्टर को आप अगर सही मनोस्थिति के साथ पढ़ते हैं तो ये आपको पूरा याद हो जाएगा। और याद ही नहीं होगा, अगर आपको याद हो जाएगा तो यहीं से आपका एग्जाम में भी आएगा। मौर्योत्तर काल में सबसे पहले आपको दो चीजें देखनी है कि देशी और एक विदेशी। तो सबसे पहले राइट भी कर सकते हैं आप, साथ साथ में पहले राइट करेंगे, फिर इसके साथ आप वो पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। देशी में सबसे पहले किसका शासन आया? सबसे पहले आया शुंग वंश। ठीक है, तो याद रखना, क्रम भी पूछ लेते हैं कभी कभी। शुंग वंश, ठीक है। शुंग वंश के बाद दूसरा जो आएगा कर्ण वंश। नंबर 2 पे कौन सा है? कर्ण वंश। नोट कर लीजिए, जैसा डायग्राम बना रहे हैं वैसा ही डायग्राम आप बनाते जाइए। कर्ण वंश के साथ तीसरा जो आएगा वो आएगा सातवाहन। सातवाहन वंश। तो चौथा जो बेटा वंश होगा उसका नाम है चेदी या महामेघवाहन वंश। इसको ही चेदी वंश कहते हैं या महामेघवाहन विदेशी। आ जाओ, विदेशी कल्चर में क्या है? तो विदेशी में इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, इंडो ग्रीक, इसके बाद शक आए। जब शक आएंगे तो फिर पार्थियन आएंगे इसके बाद। और पार्थियन के बाद अगर कोई व्यक्ति आया है तो उसका नाम था कुषाण वंश। कुषाण देशी शासक नहीं है, कुषाण कैसे थे? विदेशी। कुषाण वंश। अब बेटा इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगा के समझिए इसको। शुंग वंश, याद रखिए, शुंग वंश का अगर कोई स्थापना करने वाला अगर कोई है वो है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र, पुष्यमित्र शुंग। पीछे हमने बताया था, ठीक है। इसने किसकी हत्या करी थी? बृहदत्त की हत्या करके ये कहते मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने समझाया था। तो इसने क्या किया? बृहदत्त को मार दिया। और बृहदत्त की हत्या करने के बाद एक नए वंश की नाम नींव डाली जिसको आप शुंग वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। इसको बाणभट्ट ने। अब आगे पढ़ते हैं, केवल हम इसी को उठा लेंगे तब ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना राइट हो गया सबका? नोट कर लीजिए। बाणभट्ट की किताब है हर्षचरित। बाणभट्ट की कौन सी है? हर्षचरित। बाणभट्ट हर्षचरित में इसको कहता है अनार। क्या कह रहा है? अनार कहा। किसको कहा? शुंग को कहा। शुंग मतलब अनार कहा। ठीक है, इसको पुष्यमित्र शुंग को। ठीक है, बाणभट्ट ने अपनी किताब यानी बाणभट्ट ने हर्षचरित में पुष्यमित्र को अनार कहा। क्या कहा? और ये ऐसा वैसा नहीं था, एक कट्टर ब्राह्मणवादी था। इसने बहुत से वृक्ष कटवाए, बहुत लोगों का नुकसान किया। ठीक है, तो याद रखना क्योंकि अशोक के बाद ये आएगा। अशोक के टाइम पे बहुत धर्म भी चरम पे था। ठीक है, लेकिन उसने किसी का नुकसान नहीं किया। लेकिन जो पुष्यमित्र आएगा एक कट्टर ब्राह्मणवादी था। नोट कर लो उसके नीचे पुष्यमित्र शुंग के। इतना हो गया। चलिए आगे बढ़ रहे। अब यहाँ से कर सकते हो आप। शुंग वंश हम डाल देते हैं हेडिंग, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। शुंग वंश। भाई शुंग वंश का संस्थापक कौन है? पीछे पढ़ के आए, पुष्यमित्र शुंग। बाणभट्ट ने हर्षचरित में इसको क्या कहा था? पीछे पढ़ लिया आपने, अनार कहा। और एक चीज, ये पुष्यमित्र था, ये कैसा था?
कट्टर ब्राह्मणवादी, कट्टर ब्राह्मणवादी था ये। इसके साथ अगर और बात कर लें तो इसके बारे में पता पुराण यानी मत्स्य पुराण, वायु पुराण से भी शुंग वंश की जानकारी मिलती है। यहाँ तक कि इस वंश का से मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण है आपका, मत्स्य पुराण के साथ कौन सी वायु पुराण। ऐसे नहीं कह दिया कि हाँ भाई ये वंश था, ये पुराण भी कहते हैं कि शुंग वंश था, शुंग वंश था। और शुंग वंश था और वहां पे शुंग वंश का जो शासक था वो पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। ये कौन कौन कह रहा है? मत्स्य पुराण कह रहा है, वायु पुराण कह रहा है ना। इसके साथ हर्षचरित है, हर्षचरित का हम बता ही चुके हैं, बाणभट्ट जी कह रहे हैं हर्षचरित में। इसके पतंजलि, तो महाभाष्य किसकी किताब है? पतंजलि की, ठीक है। तो पतंजलि उसमें शुंग के क्या थे? पुरोहित थे। तो पतंजलि की किताब है महाभाष्य। जैसा देख सकते हो पतंजलि के महाभाष्य में भी इनका वर्णन देखने को मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य में भी इनका वर्णन देखने को मिलता है। यह पुष्यमित्र के पुरोहित थे। पतंजलि किसके पुरोहित थे? पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, ये नोट कर लीजिए। अब दिव्यदान है एक, तो उसमें देखो इसमें दिव्यदान में है पुरोहित थे। अब सुनिए, दिव्यदान है, दिव्यदान में एक बार में सुना करिएगा। दिव्यदान, दिव्यदान में क्या बताया गया है? दिव्यदान में ये कहा गया है कि दिव्योदान, पूरा नाम लिख लीजिए इनका। दिव्योदान में लिखा है कि इन्होंने 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 किसने? इन्होंने यानी पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के अशोक के 80,000 स्तूपों को तोड़ा था या तोड़वाया था, एक ही चीज है ना। शॉर्ट ही शॉर्ट पढ़ना है, ज्यादा इसमें लॉन्ग जाना नहीं है, ठीक है। इसमें खारवेल के युद्ध की भी चर्चा मिलती है। बाद में जब अशोक के समय ये गुलाम रहा कलिंग, अशोक के समय गुलाम रहा कलिंग, लेकिन अंत अंत में जाते हुए शुंग वंश में कलिंग अपने आप को आजाद कर चुका था, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा डाल लो, इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र अग्निमित्र साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। इसकी मतलब पुष्यमित्र शुंग की, इसकी मृत्यु के बाद, पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद इसका पुत्र अग्निमित्र, इसकी मृत्यु हो जाएगी तो अगला कौन आएगा? अग्निमित्र। अग्निमित्र मतलब पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद इसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना। देखो देवभूति, देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक इस वंश का देवभूति। देखो देवभूति
इस वंश का अंतिम शासक था। अब इनने काऊ की हत्या करी थी, इनके बब्बा ने कैसा कहा था? पुष्यमित्र शुंग की हत्या कौन करेगा? पुष्यमित्र शुंग किसकी हत्या करेगा? पहले यहाँ पे आप, पुष्यमित्र शुंग किसकी हत्या करेगा? मौर्य ब्रदर्स की। इसी प्रकार जैसे उनने हत्या करी थी, ठीक उसी प्रकार आप जाइए इसमें, तो शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति, तो देवभूति की हत्या करेंगे वसुदेव। कौन करेंगे? देवभूति अंतिम शासक था, इसकी हत्या किसने करी? इसकी हत्या वसुदेव ने करी। और जो वसुदेव इसकी हत्या करेंगे, वही अगला जो वंश है कर्णवंश, कर्णवंश के कौन बन जाएंगे? संस्थापक। हेडिंग डाल लो कर्णवंश, ये वाली, ठीक। तो कर्णवंश के संस्थापक कौन है? समझ में आ गया? अब यहां आप डालें कौन सा वंश? कर्णवंश। संस्थापक वसुदेव, ठीक है। ये चला 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक। इसके साथ इस वंश में भी ज्यादा कोई खास नहीं रहा। सीधा इसमें 4 शासक हुए। वासुदेव, भूमिमित्र, इसमें 4 शासक हुए। कितने हुए? 4 शासक। पहला था वसुदेव, दूसरे हुए भूमिमित्र, तीसरा है नारायण, चौथा आपका सुशर्मन, अंतिम शासक कौन होगा? अंतिम शासक होगा सुशर्मन। इसको आप नोट कर लीजिए। अंतिम शासक क्या होगा? सुशर्मन। अंतिम शासक क्या होगा? सुशर्मन, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आएगा आंध्र सातवाहन वंश। ये नोट कर लो, पहले दिमाग में बैठा लो। पहला और लास्ट तो आपको याद होने चाहिए। कर्ण वंश की स्थापना कौन कर रहा है? वसुदेव कर रहे हैं, ठीक है। अंतिम शासन कौन है? सुशर्मन है। अंतिम सुशर्मन, बीच के तो ठीक है। अगला जो हेडिंग डालो, आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन वंश 30 से 250 ईस्वी तक चलाए। 30 ईसा पूर्व से लिखना हो कोई आवश्यकता नहीं, 250 ईस्वी तक। देखो संस्थापक, संस्थापक शिमुख था इसका संस्थापक। कौन था? शिमुख। थोड़ा स्पीड में लिख सकते हैं आप, शिमुख। सातवाहन वंश की राजधानी पूछ लेते थे, प्रतिष्ठान या पैठान थी? राजधानी कहाँ है इसकी की? प्रतिष्ठान या पैठान? प्रतिष्ठान या पैठान थी।
राजकीय भाषा प्राग हाँ, राजकीय भाषा की प्राकृतिक और ब्राह्मणी थी। ब्राह्मणी हो जाएगा। इसमें एक शासक मिलता है जिसका नाम था सातकर्णी प्रथम। सातवाहन वंश का जो शासक था, एक का नाम क्या था, सातकर्णी। ठीक है। प्राकृत और ब्राह्मणी, प्रतिष्ठान पैठान, शमोक, संस्थापक शमोक। इस वंश का लिख लो, इस वंश का पहला यशस्वी शासक सातकर्णी प्रथम था। जिसका अच्छा नाम होगा उसका नाम क्या था, सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम। हाँ। इसकी जानकारी रानी नागनिका। इसकी जानकारी रानी रानी का नाम क्या था, रानी नागनिका। नागनिका के रानी नागनिका के नानाघाट अभिलेख में मिलती है। रानी नागनिका के नानाघाट अभिलेख में मिलती है। रानी नागनिका के नानाघाट अभिलेख से मिलती है। अगला पॉइंट देखो, देखो। हाल 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 इस वंश का महानतम शासक था। महानतम क्या था, शासक था। ठीक है। ज्यादा कुछ खास इसमें है नहीं, तो हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ विदेशी आ जा रहा है आपका। ठीक है। इंडो ग्रीक की तरफ यहाँ पे धीरे धीरे चला जाएगा। और विदेशी शासक यहाँ पे चेदी वंश आएगा, एक लिख लो। देखो, चेदी चेदी अगला पॉइंट, हेडिंग डालो, चेदी वंश। चेदी वंश या महामेघ वाहन वंश डलवाया था ना। देखो, हाथी खारवेल के अगला पॉइंट लिखो, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। ठीक है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि यह स्पष्ट होता है कि स्पष्ट होता है कि इसकी स्थापना इसकी स्थापना
महामेघवाहन नामक व्यक्ति ने की थी। महामेघवाहन भाई के नाम पे पढ़ो, वो नाम है ना, महामेघवाहन नामक व्यक्ति ने की थी। चलिए, एक सीधा पॉइंट डालो, ज्यादा लिखना नहीं है। देखो, शक, शक, शक शासक, शक बोलन दर्रे से भारत आए थे। शक, शक कहां से आए थे? शक बोलन दर्रे से भारत आए थे। ठीक है, कौन से दर्रा से आए थे? शक बोलन दर्रे से, सीरिया के निवासी थे। वही में जोड़ दो, तथा यह सीरिया के निवासी थे। हाँ, हेलन डालो, रुद्र दामन, रुद्र दामन प्रथम, यही थोड़ा फेमस हो, इनके बारे में थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा बस। रुद्र दामन प्रथम, रुद्र दामन प्रथम में लिखो, यह सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा था। यह सर्वाधिक दूसरा हो गया। दूसरा लिखो, यह इसने सुदर्शन झील का जीवोद्धार करवाया।